हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद बीएससी में स्वागत करता हूं। कल की क्लास में, अभी तक की क्लास में हम लोगों ने भारत के संविधान के ऐतिहासिक विकास पढ़ रहे थे। भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास, इसको हम लोगों ने दो चरणों में बांटा था। 1857 की क्रांति के पहले का विकास और 1857 की क्रांति के बाद। तो 1857 की क्रांति के पहले जितने भी अधिनियम कानून आए वो हम लोग लास्ट क्लास तक पढ़ चुके थे, जिसमें अंतिम था 1853 का चार्टर अधिनियम। कल हम लोगों ने चार्टर अधिनियम पर चर्चा किया था। आज की क्लास में हम लोग 1857 के क्रांति के बाद के अधिनियमों को पढ़ते हैं। तो इन अधिनियमों में एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। मुख्य रूप से 1858 में आया हुआ भारत सरकार अधिनियम, 1861 में आया हुआ भारत परिषद अधिनियम, 1892 में आया हुआ भारत परिषद अधिनियम और 1909 में आया हुआ भारत परिषद अधिनियम। ठीक है ना। तो मुख्य रूप से भी 4 अधिनियमों को पढ़ेंगे। तो समय बर्बाद न करते हुए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं 1858 के भारत सरकार अधिनियम। हुआ ये कि 1857 में एक मजबूत क्रांति हुई। उस क्रांति का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों की जड़ें हिल गई। तो स्वाभाविक था कि अब अंग्रेज भारत में कुछ इस तरीके के कानून लाएंगे कि वो भारतीयों का विश्वास भी ले सके और अपनी पकड़ भी मजबूत बना सके। तो इस क्रम में जो सबसे पहला अधिनियम आया है 1858 का, इसका नाम था भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि कंपनी के, अभी तक कंपनी का क्या था, भारत में शासन, प्रशासन व व्यापार तीनों को देखना। अब कंपनी के अधिकार को छीन लिया गया और ये अधिकार सीधे क्राउन को दे दिया गया। क्राउन मतलब ब्रिटिश सम्राट। तो सबसे पहले जो काम किया गया है वो क्या किया गया? कंपनी से समस्त अधिकार छीनकर, समस्त अधिकारों में क्या है? राजनीतिक है, कूटनीतिक है, राजनीतिक, कूटनीतिक, ये सारे प्रकार के अधिकारों को छीन करके ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। ब्रिटिश क्राउन या सम्राट को दे दिया गया, सम्राट को दिया गया। 1858 की अधिनियम में सबसे पहली विशेषता ये है। दूसरी विशेषता ये है कि एक नए पद का सृजन किया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मॉनिटरिंग के लिए, या ये कहें भारत में ब्रिटिश रूल को गवर्न करने के लिए, गवर्नर जनरल के ऊपर एक पद बना दिया गया, जिस पद का नाम है भारत सचिव, या कह सकते हैं राज्य सचिव। तो भारत सचिव नाम का एक पद बना दिया गया। भारत सचिव भारत में होने वाले ब्रिटिश रूल को सीधे सीधे रिपोर्ट करेगा ब्रिटेन की संसद को। ठीक है ना। तो भारत सचिव का कार्य होगा। ये भारत सचिव के पास एक 15 सदस्यीय परिषद होगी। 15 सदस्यीय परिषद होगी, जो परिषद भारत सचिव के द्वारा हस्तांतरित किए गए या भारत सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए गए
उस पर कार्य करेगी। ठीक है, तो अधिनियम पर कार्य करेगी। तो 1580 परिषद का गठन किया गया। और यहां पर एक जो नई चीज की गई वो क्या किया गया, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। क्या हुआ, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। और गवर्नर जनरल की जगह पर जो दूसरा पद बनाया गया वो है वायसराय। वायसराय पद का सृजन हुआ। ठीक है, यानी अब कहने को तो भारतीयों के बीच में गवर्नर जनरल पद प्रचलित हो चुका था, तो चलन में तो गवर्नर जनरल ही था, लेकिन वास्तविकता में दस्तावेजों में अब नाम वायसराय होगा। वायसराय को गवर्न कौन करेगा, तो भारत सचिव, और भारत सचिव रिप्रेजेंट करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो ये एक सिस्टम बना दिया गया 1858 की क्रांति के 1857 की क्रांति के बाद 1858 के भारत सरकार अधिनियम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट पर। ठीक है ना। इसके बाद जो बड़ी चीजें की गई, हाँ, अब एक प्रश्न ये है कि इसी जगह प्रश्न आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, क्योंकि जो अंतिम गवर्नर जनरल था वही वायसराय भी था, वही पहला वायसराय था। तो ये पहला ये कौन है व्यक्ति, तो ये है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन है, ये अंतिम गवर्नर जनरल है। और दूसरे क्या है, ये पहले वायसराय भी। ठीक है, तो ये 1858 में घटना की गई, उसी समय ये गवर्नर जनरल थे और यही बाद में वायसराय हो गए। तो पहले वायसराय हो गए और पहले अंतिम गवर्नर जनरल हो गए। ठीक है, तो आपको अब ये डाउट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो संस्थाएं बनाई गई थी पिट्स इंडिया एक्ट में। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में दो निकाय बनाई गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल। ये दोनों निकायों को भंग कर दिया गया। दोनों को क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया इसी 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। ठीक है, और तो ये मुख्य रूप से हम लोगों ने देखा 1858 में जो घटनाएं हुई। ठीक है, तो अभी हम इसको हटाते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब अगर ये कहें कि 1858 के अधिनियम के बाद हुआ क्या, तो हुआ ये कि अब ब्रिटिश क्राउन के पास डी फैक्टो और डिस्योर पावर, दोनों पावर किसके पास हो गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। डिफेक्टिव पावर यानी वास्तविक प्रमुख भी कौन है, वास्तविक प्रमुख कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और अप्रत्यक्ष रूप से ये कहें कूटनीतिक प्रमुख कौन है, कूटनीतिक कौन है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी अब डिफेक्टिव पावर भी उन्हीं के पास है, क्राउन के पास, और डी जोर पावर भी क्राउन के पास है। ठीक है, इसीलिए भारत के शिक्षित वर्ग ने, भारत के उस समय के शिक्षित वर्ग ने इस अधिनियम को, शिक्षित वर्ग ने क्या कहा, शिक्षित वर्ग ने 1858 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा, मैग्ना कार्टा कहा, मैग्ना कार्टा। ठीक है, क्लियर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। 1858 की इस अधिनियम के बाद जो दूसरा अधिनियम आया है
क्योंकि 1858 का अधिनियम तो 57 की क्रांति के बाद आया, तो बड़ी जल्दी में लाया गया था। जल्दी का मतलब ये है कि कुछ चीजें इसमें ऐसी आ गई थी जिनका बाद में संशोधन करना पड़ा, सुधार करना पड़ा। तो 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। और देखिए, भारत परिषद अधिनियम 3 आए हैं। भारत परिषद अधिनियम जो आए हैं वो 3 आए हैं। एक आया 1861 में, एक आया 1892 में, और एक आया 1909 में। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम के नाम से इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जो अधिनियम आए हैं वो कुल 3 आए हैं, 1861 में, 92 में और 1909 में। ठीक है, तो भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम के बारे में लोग पढ़ते हैं। इस अधिनियम की सबसे पहली विशेषता ये थी कि इसमें पोर्टफोलियो प्रणाली नहीं है। पोर्टफोलियो प्रणाली, पोर्टफोलियो प्रणाली, पोर्टफोलियो प्रणाली यानी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था नहीं, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था यानी पहली बार अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग मंत्रालयों का गठन करने के बाद 1861 के अधिनियम के अंतर्गत लाई गई। ठीक है ना, इसी में कई सारे विभागों का बंटवारा हुआ, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जैसे कि आपका साइंस टेक्नोलॉजी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट है। ठीक है ना, तो सारे डिपार्टमेंट इसी के बाद बटे हुए हैं। दूसरा काम किया गया कि बॉम्बे व मद्रास से जो शक्ति ले दी गई थी, वो वापस कर दी गई। बॉम्बे व मद्रास को शक्ति वापस कर दी गई। ठीक है, ये दूसरा कार्य किया। और तीसरा जो कार्य है वो विधि निर्माण के लिए, विधि निर्माण के लिए जो आपका भारत परिषद या जो परिषद है उसमें विधि निर्माण के लिए 6 से 12 सदस्य नियुक्ति का अधिकार दिया। ठीक है, 6 से 12 सदस्य विधि निर्माण के लिए परिषद को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। और ऐसी नियुक्ति, ऐसा इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और इसमें जो सदस्य होंगे वो आधे से अधिक ही भारतीय मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, आधे से अधिक क्या होंगे, भारतीय होंगे और मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, तो ये व्यवस्था यहाँ पर 1861 के अंतर्गत मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट है। जो पोर्टफोलियो प्रणाली आई है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ही है, और जो शक्ति वापस दे दी गई है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है 1861 के भारत परिषद अधिनियम के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बाद एक छोटा सा अधिनियम और आया है 1873 में, जो कि 1861 के अधिनियम को सुधारने के लिए संशोधनीय अधिनियम था। तो इसमें मुख्य रूप से किया क्या गया, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया गया, भंग कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। तो अगर प्रश्न आता है कि ये किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो 1861 के अंतर्गत किया गया। और कब किया गया, 1873 में संशोधन करके किया गया। तो 1873 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया गया। ठीक है, एक ये हुआ। इसके बाद इसी के अंतर्गत एक दूसरा जो परिवर्तन हुआ है 1876 में,
1876 में क्या हुआ, जो काउंसिल थी, जो काउंसिल के मेंबर थे वो 4 से बढ़ा करके 5 कर दिए गए। ठीक है, काउंसिल के मेंबर्स को 4 से बढ़ा करके 5 कर दिए गए। और इसको मुख्य रूप से जो जाना जाता है वो जाना जाता है शाही उपाधि के नाम से। किस नाम से जाता है? शाही उपाधि के नाम से। क्यों? क्योंकि 1876 के बाद ही अभी तक सम्राट का शासन था। जिन्होंने बताया था 1858 में सम्राट का शासन है। 1858 तक से अभी तक 76 तक सम्राट का शासन था। 76 में यह शासन महारानी विक्टोरिया या रानी को दे दिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, रानी विक्टोरिया का शासन हो गया। तो क्या हुआ, अब रानी का शासन है। अब किसका शासन है? रानी का शासन। 1876 में, इसीलिए 1876 के इस अधिनियम को, परिषद अधिनियम को हम लोग शाही उपाधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1876 के अधिनियम के बाद नेक्स्ट जो आता है भारत परिषद अधिनियम हुआ 1892 का। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 के भारत परिषद अधिनियम में सबसे पहला पॉइंट है जो आंशिक रूप से ही सही संसद में भारतीयों को प्रवेश करने की अनुमति है। आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था लागू हुई। आंशिक रूप से संसदीय व्यवस्था लागू हुई। केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें सदस्य की संख्या भारतीयों को भी रखा गया। ठीक है, दूसरी जो चीज की गई, बजट पर बहस करने की अनुमति मिली। बजट पर बहस करने की अनुमति मिल गई। अब बजट पर डिस्कशन हो सकता है, बहस हो सकती है, लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। लेकिन क्या है, जो एक समस्या है ये है कि आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं। ठीक है, तो ये अभी भी समस्या बनी हुई है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आंशिक रूप से सही हमको बजट में बहस करने का अधिकार तो मिला, हमारे भारतीयों को प्रवेश तो मिला। तो ये जो 6 सदस्यीय आपकी समिति बनी है, केंद्रीय विधान परिषद जो बनी है 6 सदस्यीय, उस 6 सदस्यीय केंद्रीय विधान परिषद में 2 भारतीय, जो पहले 2 भारतीय गए हैं, उसमें पहले का नाम है, क्या नाम है, केसी गुप्ता। दूसरे सदस्य का नाम है सैयद हुसैन गुजराती। ठीक है ना, तो आंशिक रूप से ही सही आप लोगों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला और संसदीय प्रणाली की शुरुआत। ठीक है, तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम की मुख्य रूप से यही सार था। ठीक है, तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के बाद जो अंतिम भारत परिषद अधिनियम बचा है वो है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को दूसरे नाम से भी जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो, ठीक है,
मार्ले मिंटो अधिनियम भी कह सकते हो, सुधार भी कह सकते हो, अधिनियम। क्यों इसका नाम मार्ले और मिंटो है? अभी आपको बताया गया था 1858 के भारत सरकार अधिनियम में एक नए पद का सृजन हुआ है और एक पुराना जो पद चल रहा था उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। जो नए पद का सृजन हुआ वो था भारत सचिव, भारत सचिव, और जो पुराना पद था गवर्नर जनरल का उसको वायसराय बना दिया गया था। तो ये 1909 में मार्ले भारत सचिव था भारत में और मिंटो वायसराय था। तो मार्ले मिंटो अधिनियम में मार्ले मिंटो सुधार इसको कह सकते हैं। मुख्य रूप से जो इसकी विशेषता है 1909 के भारत परिषद अधिनियम की, ये कुछ ऐसी समय आया था जैसे एल्बर्ट बिल्बार, और उस समय 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो बंगाल का विभाजन 1905 में। तीसरा कांग्रेस का गठन हो गया था 1885 में। तो कांग्रेस का गठन, ये कुछ ऐसे समय आया था जिस समय देश में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तनाव था, ये कहें सांप्रदायिक असमंजसता थी, जिसका फायदा मार्ले और मिंटो ने उठाने का भरपूर प्रयास किया और कहीं ना कहीं सफल भी हुए। क्योंकि यही वह 1909 का भारत परिषद अधिनियम है जब पहली बार मुसलमानों के लिए, ये कहें अल्पसंख्यकों के लिए अलग से चुनाव की प्रक्रिया लागू की गई। ठीक है, क्या हुआ? ये जो बना था 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ये सर अरुणडेल की सिफारिश पर बना था। ठीक है, इनकी सिफारिश पर बना था। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का की शुरुआत हुई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। तो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, हाँ, कुछ चीजें हैं जैसे कि कह सकते हो कि यहाँ पर, जैसे कि बजट में पिछले आपने अधिनियम में पढ़ा था कि बजट पे आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, वो अधिकार यहाँ पर दे दिया है। क्या हुआ? बजट पर बहस करने के साथ जो दिया गया अधिकार वो क्या है? अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया है। अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। विधि निर्माण में भारतीयों की भूमिका को बढ़ाया गया। और हाँ, केंद्रीय विधान परिषद की संख्या को बढ़ाकर के 60 की। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद की संख्या को बढ़ाकर के 60 की। ये भी एक इस 1909 के भारत परिषद अधिनियम का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी अधिनियम के अंतर्गत ये कहें, जो मिंटो जी हैं इसी के अंतर्गत कहते हैं, कह सकते हो यहाँ पर फूट डालो राज करो की योजना है। फूट डालो राज करो। तो मिंटो जी कहते हैं, हम वो सांप के दांत बो रहे हैं जिसके परिणाम बहुत सुखद होंगे। मिंटो का ये वाक्य इस अधिनियम से जुड़ता है। हम वो सांप के दांत बो रहे हैं जिसके परिणाम बड़े सुखद होंगे, बड़े सुखद।
ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अधिनियम। ठीक है, तो ये कौन कह रहा, मिंटो जी कह रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कोटेशन है। इसी के साथ हम लोगों के सारे परिषद अधिनियम समाप्त हो जाते हैं। अब हमारे भारत सरकार अधिनियम और बचेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935, 1919, 1935, ये भारत सरकार अधिनियम, और इसी के साथ में एक स्वतंत्रता अधिनियम और बचता है। इसके साथ हमारे संविधान के विकास का, संविधान के ऐतिहासिक विकास पूरा हो जाएगा और हम लोग धीरे से भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रवेश करेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करें, आपको कैसी क्लास लगी, इसमें क्या और सुधार की ज़रूरत है, और आपको क्या समझ में आ रहा भी है कि नहीं, या अगर कुछ चीज़ें रह जा रही हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।